हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है, समय इसमें कितने मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, और कितने अंक का होता है, 70 अंक का होता है। चलिए इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं जो पढ़ लेते हैं। क्या है, पहले क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके आगे क्या है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। फिर आगे क्या है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर और मार्कशीट पर देने हैं। मतलब इसका मतलब है कि खंड अ में 20 प्रश्न हैं, मतलब 20 प्रश्न है, 20 अंक है, जिसका आंसर हमें किस में देना है, और मार्कशीट पर देना है। चलिए आगे क्या है, ओयमार पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का उपयोग या प्रयोग न करें। इसका मतलब इसको ओयमार पे एक बार करने के बाद दोबारा उस पर कुछ अलग से कुछ न किया जाए। चलिए आगे क्या है, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन किस में है, खंड ब में दिए हैं। वो भी कितने अंक का है, पूरा 50 अंक का है। आगे क्या है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। किसमें, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। आगे क्या है, देखिए प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब उसके क्वेश्चन पहले जब क्वेश्चन दिया है तो उसमें पहले लिख दिया गया इसमें कितने, 1 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करना है, इसमें सब लिख दिया गया है, बोल रहा है। फिर क्या बोला, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। इसका मतलब है जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला अंक, ये क्वेश्चन कितने अंक का है यहाँ पर लिख दिया गया है, वही बोल रहा है। आगे देखिए क्या है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय मस्त नष्ट मत कीजिए। कहने का मतलब शुद्ध, आप इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको जहाँ से जो अच्छे से आ रहा है पहले उसको सॉल्व करिएगा, फिर जो बाद में जैसे आ रहा है उस सीरियल में आप करिएगा। बस साफ सफाई का ध्यान दीजिएगा विशेष, बस। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, खंड अ। खंड अ क्या है, हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमें कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी, मतलब दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या है, इसके लिए चलिए हम इसको इसी पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या आपको सॉल्व नहीं करना है, मतलब अपने रफ कॉपी में करके आपको सिर्फ टिक मार के और मार पे भरना है, अच्छे से भरना है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, एलसीएम इतना दिया है, एचसीएफ इतना दिया है, और पहली संख्या इतना दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणते एचसीएम, एलसीएम गुणते एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ। देखिए इसमें पहली संख्या में कितना दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, और दूसरी संख्या हमसे क्या किया है, पूछा है। एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है, 60 रख लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। चलिए देखिए काट लेते हैं, 12 का 12, 12 पंचे 60, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। कितना आया, 15। हमसे क्या किया था, ये दूसरी संख्या पूछा था, तो हमारा कितना आया, 15। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन बी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। इसका मतलब ये बोला शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होना चाहिए उसमें। शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। क्या बोला, एक शून्यतर परिमेय संख्या, शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य उसको हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो चलिए हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम क्या ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं। तो चलिए हम √5 ले रहे हैं। आप कुछ भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। तो क्या बोला है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए हमने गुणा कर दिया तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा √5। तो ये भी क्या है, ये एक अपरिमेय ही संख्या है ना, क्या है, अपरिमेय ही संख्या है। तो ये हमसे पूछा है, तो ऑप्शन क्या है, हम किसी भी शून्य, ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय और परिमेय का गुणा करेंगे, क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा ही है हमारा, सदैव अपरिमेय संख्या
आएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है हमारा, रेखा युग्म समीकरण इतना दिया है और इतना के हल होंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालते हैं। देखिए A1/A2 कितना दिया है हमारा। देखिए इसका A1 ये होता है, इसमें कुछ नहीं, क्या है, x के पहले 1 है तो 1 बटे इसमें A1 कितना है, ये क्या है, 4 है। A1 इतना आ गया। B1 निकाल लेते हैं, B1/B2। B1 कितना है, देखिए इसमें 2 है, इसमें कितना है, 8 है। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/4। 2 का 2, 2 चौक 8। और यहाँ से हम C1 निकाल लेते हैं, C1/C2। C1 क्या है हमारा, देखिए -5 है, और ये क्या है, -20। माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। और 5 का 5, 5 चौक 20, कितना आ गया, 1/4। देखिए हमारा A1 कितना आया, 1/4। A1/A2। B1/B2 कितना आया, 1/4। C1/C2 कितना है, 1/4। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये होता है तो हमारा क्या होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है कि रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। क्या होती है, समपाती। और जब समपाती की कंडीशन में क्या होता है कि इसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। तो ऑप्शन कौन सा, देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा कि वह सबसे बड़ी संख्या, क्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कहने का मतलब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 70 और इतने को विभाजित करें तो हमें शेषफल कितना मिले, 5 और 8। मतलब 70 को विभाजित करें तो शेषफल कितना मिले, हमें 5 मिले। देखिए 70 और कौन संख्याएं हैं, यहाँ लिख रहे हैं 70 और देखिए यहाँ लिख रहे हैं 70 है संख्याएं, और कितना है, 125 है। 125 है, तो इसको हम जब विभाजित करेंगे तो कितना आ रहा है शेष, 5 और 8। तो इसमें शेषफल पहले हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जब -5 इसमें से कर देंगे, इसमें शेषफल कितना आया है, 8 आया। तो 8 घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 65। और कितना आएगा, इसमें से हम घटा देंगे तो आएगा 117। 117 आ गया। इसका मतलब अब ये संख्याएं क्या है, ये पूर्णतः विभाजित होंगी। क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। इसका HCF निकालेंगे। देखिए HCF कैसे निकालेंगे, इसका हम उसको लिख सकते हैं क्या, 13 गुणते 5, 13 5 65 होता है। और उसका क्या लिख सकते हैं, 13 गुणते 9, 13 9 117। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 13। इसका HCF कितना हो गया, 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। इसका मतलब 13 वह संख्या है जो दोनों इसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त करेगी, 13 और 5 और 8। एग्जाम्पल के लिए हम चलिए पहले इसका ऑप्शन लगा लेते हैं। ऑप्शन कौन सा है, ए है हमारा। ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको हम चेक भी कर ले रहे हैं, देखिए क्या सही होता है। 13 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना है, 13 5 65, बचा कितना शेषफल, 5। सही बोल रहा है इसका मतलब। फिर 13 में 125 भाग दीजिए, 125 में, तो 13 9 कितना होता है, 117। 117 में कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो इसका मतलब कौन सा ही ऑप्शन ए। ऐसे हम ट्रिक से करेंगे, मतलब ऑप्शन से करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर हमें फार्मूला पता है, मतलब ये सॉल्व करने वाला पता है, तब भी ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के, ये तो एकदम सिंपल है। क्या बोला, 3 के प्रथम 5 गुणज। 5 गुणज मतलब देखिए, प्रथम मतलब पहले वाला। सबसे गुणज क्या होता है, 3 का पहला गुणज, 3 1 3 और 3 दूना योग बोल रहा है तो जोड़ दे रहे हैं। 3 दूना 6, और क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, 3 पचे 15। यही हमें क्या पूछा है ज्ञात करने के लिए। चलिए 3 के प्रथम तो 3 6 9 12 15, 5 हो गए। तो चलिए इसको हम जोड़ दे रहे हैं, कितना हो गया,
6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 15 45। आंसर ऑप्शन आंसर कितना आ गया हमारा 45। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए सही है 45। कितना इजी सवाल पूछा था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण इतना है के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। मतलब ये समीकरण दिया है, इस पर हमें कथन पर विचार करना है। देखिए क्या है, दिए गए समीकरण की वियुक्तता शून्य से कम है। मतलब हमें पहले वियुक्तता निकालना। चलिए इसको भी इसका वियुक्तता निकाल लेते हैं। क्या है वियुक्तता? क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालते हैं। देखिए बी कौन सा है? ये है -4, तो -4 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? माइनस और -4 गुणते ए कितना है हमारा? देखिए 2 है, 2 हो गया। गुणते सी कितना है? सी 3 है, 3। तो यहाँ निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4 दूना 8, 8 3 24। ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा? -8। अतः देखेंगे तो क्या आया हमारा? डी का मान कितना आया? -8, जो क्या है? 0 से क्या है? छोटा है। ये क्या है? 0 से क्या है? छोटा है। जब ये कंडीशन बनता है 0 से कम है, 0 से छोटा है मतलब 0 से कम है, तो क्या होता है? इसके लिए मूल हमारा क्या होता है? अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक मूल मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। इसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मूल नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, कौन कौन सा सही है इसमें। कथन, दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। ये बात तो सही है कि ये शून्य से क्या है? कम है। चलिए ये सही है। और क्या बोला? समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये भी सही है कि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। और क्या है? देखिए समीकरण के विविक्तर शून्य है। क्या है? शून्य है। बोला शून्य है, लेकिन शून्य हमारा क्या है? शून्य नहीं है, शून्य से छोटा है। ये तो गलत है। और आगे क्या बोला? समीकरण के मूल्य वास्तविक हैं। वास्तविक कहाँ? ये तो अवास्तविक हैं, वास्तविक नहीं है। ये भी गलत है। कौन सा सही है हमारा? देखिए इसमें पहला और दूसरा, ये ऑप्शन किस में है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन आगे हैं। पहले में क्या? देखिए यहीं में मिल गया, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सही है? ए सही है। इसमें पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन को अगले क्लास में कराएंगे। धन्यवाद।